हेलो नमस्कार, मैं हूं जयशांत कुमार फ्रॉम आईआईटी धनबाद। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो आज हम इस लेक्चर नंबर 4 को शुरुआत करेंगे। ठीक है। उससे पहले एक चीज़ कि आज जेई मेंस का रिजल्ट आया था, उसमें शिफ्ट वाइज थोड़ा सा मार्क्स बेसिस पे परसेंटाइल नहीं बना। मीन्स ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल था और कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल था। तो अगली बार आपका है, तो ढंग से पढ़िए और अच्छा एक परसेंटाइल लाइए। तो चलिए आज हम इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। उस पर हम लोगों ने पीवाईक्यू करना था और हम लोग उस पर थ्योरी कर लिए थे और एक क्वेश्चन भी किए थे। आज हम एक जेई मेंस का पीवाईक्यू लेके आए हैं जो कि इजी है, और चलिए इसको देखते हैं। और एक क्वेश्चन था जेई मेंस पीवाईक्यू है, कभी ना कभी आया है। वो क्या दिया हुआ था कि एक चार्ज पार्टिकल था जिसका चार्ज था 5 कूलम और मास दिया हुआ था 2 ग्राम। ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हॉरिजेंटल दिया हुआ था, ये था 2000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। और फाइंड क्या करना था, थीटा, जो कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। तो अगर ये चार्ज है कितना 5 कूलम है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगा रहा। अगर सिंपली देखा जाए, अगर कोई चार्ज ना हो तो ग्रेविटेशनल ऐसे पुल करके इसको सीधा रखता, लेकिन हॉरिजेंटल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल दिया गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और वो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में। तो इसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर एक फोर्स लगेगा। ठीक है। और वो भी हॉरिजेंटल। ठीक है। तो एक तो फोर्स आया हॉरिजेंटल इस तरफ, और दूसरा इसका मास भी दिया हुआ था। मास दिया हुआ था 5 ग्राम, तो मान लेते कि इसमें क्या लग रहा होगा, mg नीचे। ठीक है। मास था 2 ग्राम और ग्रेविटेशनल जी का जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात है। अब इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा है, मीन्स ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। एक क्या है, इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे। तो अब मेरे को देखना क्या है कि इसको बैलेंस कौन कर रहा है। तो इसमें एक रस्सी लगी हुई है जो कि इसमें टेंशन लगा करके इसको बैलेंस कर रहा होगा। सही बात है। तो मान लेते हैं कि इस रस्सी में टेंशन T है। सही बात है। अब क्या होगा कि हम ज्योमेट्री से अगर इसको हम ऐसे इसके पैरेलल करें, तो ए एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब क्या होगा कि अगर टेंशन ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, तो टी कॉस थीटा इधर लग रहा होगा वर्टिकली। क्या लग रहा होगा, टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा होगा, टी कॉस थीटा। और अगर टेंशन इधर है टी, तो इस तरफ क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा हो गया। सही बात है। अब देखा जाए इस पॉइंट पे, तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं क्या कि टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। सही है। और टी साइन थीटा क्यू इंटू ई का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टी कॉस थीटा होगा, टी कॉस थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा एम जी। एक इक्वेशन इसको मान लिए। ठीक है। और क्या होगा, टी साइन थीटा क्यू इंटू ई का होगा, तो टी साइन थीटा क्या हो गया, क्यू इंटू ई का, बराबर हो गया। अब दो इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं। अब मेरे को फाइंड क्या करना था, मेरे को फाइंड करना था थीटा। और गिवन क्या था, मास दिया हुआ था, जी दिया हुआ था, क्यू दिया हुआ था, ई दिया हुआ था। यानी कि जो RHS में है वो टोटल दिया हुआ है, और जो LHS में है मेरे को साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है और टी दिख रहा है, दोनों में मल्टीपल। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या किए सॉल्यूशन में यहाँ से कि इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिए 2 से।
तो क्या होगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा क्या होगा, टी से गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, तो क्या हो गया टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया Q इंटू ई अपॉन एम जी, ये भी बात सही है। अब वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ था 5 कूलम, तो 5 इंटू ई का वैल्यू दिया हुआ था 2000, सही बात है। मास कितना दिया हुआ था, मास दिया हुआ था 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10 के पावर -3, क्यों, क्योंकि 2 ग्राम है, केजी में ऐसा यूनिट में सब ला रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 10 के पावर -3 केजी में, सही बात है। अब क्या होगा, अब क्या है, ये दिया हुआ है जी का वैल्यू 10, ठीक है, सही बात है। अब मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना है, क्या यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 10 से एक गया पावर, और 2 है तो 2 से काट कर सकते हैं इसको, और 10 के पावर -2 नीचे बचा, क्योंकि यहाँ से 10 से कट गया, तो 10 के पावर ऊपर जाएगा माइनस में, तो ऊपर गया तो कितना हो गया 5 इंटू 10 के पावर -2 ऊपर गया तो +2 में हो गया, और 3 ऊपर था तो 10 के पावर 5, ठीक है। और tan थीटा बराबर हुआ है ये चीज़, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। यहाँ से यही आंसर होगा, ठीक है। तो होप करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग अच्छा सा देख लिए। अब चलते हैं एक नए टॉपिक पे, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो तब तक इसको उतार लीजिए। अब आते हैं नए टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू ए गिवन एरिया, जो कि गिवन बाय होता है फाई इजकल टू, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। वो दिया जाता है E डॉट एस, ठीक है। तो E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या होता है यहाँ पे, ये होता है सरफेस एरिया, किस सरफेस एरिया से पास हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है, मीन्स एक स्केलर प्रोडक्ट है। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आता है क्या ई इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक दिया गया था हॉरिजेंटल, ठीक है, एक हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया गया था, और एक सरफेस एरिया ले लिए हम लोग ऐसा, एक कार्डबोर्ड टाइप का ऐसा ले लिए जो कि इंक्लाइन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, इधर, सही बात है। और इस कार्डबोर्ड का एरिया वेक्टर किधर है, वो है आउटवर्ड, इसके नॉर्मल, ठीक है। अब देखना है क्या कि जो एस का डायरेक्शन है, एस क्या है, इसका नॉर्मल, मतलब सरफेस एरिया का नॉर्मल, इसका कहते हैं कि सरफेस का डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का दोनों के बीच में एंगल होगा कुछ, जो कि मान लेते हैं थीटा, और वही चीज़ लिखा हुआ है कि ई इंटू एस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और एस क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है, मतलब कार्डबोर्ड का सरफेस एरिया है, ठीक है। तो इसका फिजिकल हम देख लिए ऐसा होता है, सही बात है, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। अगर वही एंगल 0 हो गया, यानी कि क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। तो अगर cos 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, E इंटू एस होगा, क्योंकि cos ऑफ 0 का मान होता है 1, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लिया जाए कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x है, y है और z है, ठीक है, और उसके x डिस्टेंस पे एक क्यूब रखा गया है, ठीक है। क्यूब ऐसे रखा गया है जिसका साइड है a, और वो दिया गया है 1.1 मीटर, ऐसा क्यूब रखा गया था। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया जो कि वेरी करता है x पे,
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया ओनली इन एक्स डायरेक्शन, नॉट इन जेड, ठीक है। वो दिया गया है ए अल्फा इंटू एक्स के पावर 1/2 और अल्फा का वैल्यू दिया गया है 800, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है कि फाइंड करना है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बेसिक जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है क्या होता है, वो होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो अगर इस फेस को देखा जाए ऐसे, सही बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा जो कि इस फेस के परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि जो एरिया वेक्टर हुआ वो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस फेस का एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वो इधर है इस फेस पे, मतलब फर्स्ट फेस पे। अब क्या इस फेस पे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर? नहीं, इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है। इसका एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो दोनों के बीच में एंगल 90, यानी कि टोटल वैल्यू क्या जो फ्लक्स का होता है वो इस सरफेस पे 0 होगा, क्योंकि कॉस ऑफ 90 0 होता है, ठीक है। अब सिमिलर वे में इस फेस पे भी होगा, और ये जो फ्रंट वाला है इस फेस पे भी वैसा ही होगा, और जो बैक में उस फेस पे भी वैसा ही होगा। लेकिन जो हिडन है, मतलब इसके बाद वाला जो फेस है इधर, उस पर किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर इस फेस का किधर होगा? इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? एंगल 0 डिग्री, सही बात है। तो मेरे को दो फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होते हुए दिखा, पहला यहाँ से जो कि पहला फेस मान लिए, और ये दूसरा फेस मान लिए। पहला फेस यहाँ से और दूसरा फेस यहाँ से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बाकी 4 फेसेस से नहीं जा रहा है। कौन कौन सा? एक फ्रंट वाला और इसके बैक वाला, एक अप वाला और एक डाउन वाला। तो 4 फेस से नहीं जा रहा है, 2 फेस से जा रहा है। अब मेरे को फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से दिया हुआ था कि डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मीन्स इस फेस पे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, फील्ड पास हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग जो दिया हुआ है ई एक्स है वो अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स के पावर 1/2 है, ठीक है। तो अगर अल्फा का वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, और एक्स का वैल्यू ए पुट कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का पता कर चल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अगर मान लेते हैं कि ये φ1 था किसके? फ्लक्स फेस 1 से। तो φ1 कैलकुलेट करें, φ1 तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इंटू इसका सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 फेस पे क्या होगा? तो हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पे पुट कर देंगे क्या? ए, तो क्या हो गया? अल्फा इंटू ए का 1/2, और दोनों के बीच में एंगल कितना था? तो अगर कॉस ऑफ 0 लिखें, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, कॉस यहाँ पे 180 हो जाएगा ना, कॉस ऑफ 180, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? एंगल 180 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 180 क्या होता है? -1, और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस इसका। तो टोटल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स ए के पावर 1/2 प्लस 2, क्योंकि एक ए का पावर यहाँ 1/2 था और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? टोटल पावर हो जाएगा अल्फा माइनस ऑफ अल्फा इंटू ए के पावर 5/2। सिमिलर केस में हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? तो ए था यहाँ, और ए टोटल है यहाँ तक, मीन्स ए है यहाँ तक और ए यहाँ भी है, तो टोटल हो गया 2a। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी फेस से पास मतलब निकालना है। तो अगर यहाँ का माने कि φ2 है, तो अब φ2 कितना होगा? तो φ2 होगा E, सही बात है, इंटू क्या? इसका एरिया ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कितना? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर था। इस फेस पे क्या था? अपोजिट था। इस फेस पे क्या है? सेम डायरेक्शन में है, सही बात है। तो यहाँ हम अब पुट कर देते हैं।
ई का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू हम लोग 2a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा अल्फ़ा, और 2a पुट करेंगे तो क्या हो गया 2a का पावर 1/2। ठीक है, सही बात है। और कॉस ऑफ 0 1, तो 1 हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 2 का पावर 1/2 है तो √2 होगा, तो √2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, सही बात है। और क्या हो गया, और क्या हो गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर भी होगा ना, ए स्क्वायर छूट गया था। और क्या हो गया, ए के पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ से अब कैलकुलेट करें तो क्या होगा, यहाँ से होगा √2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू यहाँ से भी हो जाएगा ए के पावर 5/2। तो नेट फ्लक्स हमको देखना है, तो इससे फ्लक्स क्या है, इससे फ्लक्स निगेटिव में आ रहा है, इससे फ्लक्स पॉजिटिव में आ रहा है। तो दोनों का नेट निकालना हो, तो फाई नेट अगर निकालना हो, फाई नेट तो क्या हो जाएगा, फाई नेट हो जाएगा φ2 माइनस ऑफ φ1। तो लिख देंगे हम लोग, क्या यहाँ से लिख दें कि हो गया √2 टाइम्स है, और ए अल्फा दोनों में तो क्या है, अल्फा इंटू ए के पावर 5/2 कॉमन है, तो अल्फा इंटू 5 के पावर ए के पावर 5/2, ए के पावर 5/2 कॉमन है। यहाँ से क्या निकला √2 और यहाँ से -1, तो √2 माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें, अल्फा के जगह पे 800 और ए के जगह पे क्या 1.1, तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, और जेईई मेंस कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं नए टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इस उससे रिलेटेड क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स डाइपोल से समझ में आता है कि दो पोल। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि एक चार्ज है Q और एक निगेटिव चार्ज है -Q, अगर दो कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे है -Q, यहाँ पे है +Q, तो एक डाइपोल इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और इसका लेंथ दोनों के बीच में हम मान लेते हैं कि 2L है। तो इसका एक और चीज़ आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि दिया जाता है -Q से +Q की ओर। ठीक है, डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का -Q से +Q की ओर। और क्या ऐसा संभव है कि मतलब दूसरा चार्ज ले लिए, मैं इसका -Q लिए और इसका 2Q ले लिए तो डाइपोल होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग जनरली -Q मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड का हो लेकिन अपोजिट क्या हो उसका चार्ज हो, मतलब ये अगर -Q है तो ये +Q होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डिफरेंट क्या हो साइंस हो, पॉजिटिव में निगेटिव में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे देते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, जिसको हम लोग वेक्टरली देते हैं, और उसका डायरेक्शन होता है -Q से +Q की ओर। वो दिया जाता है जो एक पोल का स्ट्रेंथ होता है, मान लेते हैं कि इसका क्या है Q है, पोल स्ट्रेंथ Q है, साइन हम लोग कंसीडर नहीं करते यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ इनटू उसका लेंथ, वो होता है क्या, वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है -Q से Q की ओर। तो डायरेक्शन अगर देना चाहें ये आर वेक्टर है तो आर कैप में हम दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग समझ गए वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज का कम्बिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो चार्ज कुछ दूरी पे हो तो हम लोग कह देंगे कि डाइपोल एक है। ठीक है, दो अलग अलग पोल है इसलिए हम लोग डाइपोल कह दिए। ठीक है, और उसका हमें मतलब कि दोनों पोल का एक स्ट्रेंथ होगा, यहाँ पे क्या है Q है, यहाँ पे क्या है -Q है, तो एक सिंगल को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, वो हो जाता है Q। ठीक है, यहाँ पे क्या है -Q है, तो ऐसे दे देते हैं। ठीक है,
तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिए और न्यूमेरिकल भी किए इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं।